नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी इत्यादि एग्जामों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय आईएसटी का निर्धारण किया जाता है। यह रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है, जो अंटार्कटिका के अलावा 8 विभिन्न देशों से होकर गुजरती है। तो इनमें कौन सा देश है जिससे होकर ये नहीं गुजरती है? तो ये है ब्राजील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वो 8 देश कौन सा है जहां से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये देश है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो तथा घाना। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर के में अंतर होने पर, किसी दो स्थानों में अगर 1 डिग्री देशांतर का अंतर हो तो उनके समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। जैसे भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि भारत का जो स्थिति है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो पूर्व की तरफ रहता है तो समय में प्लस होती है, वही पश्चिमी देशांतर रहती है तो समय में ग्रीनविच के समय से माइनस होती है। और उनका मान कितना है? 1 डिग्री की देशांतर के अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब देखते हैं भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर के मध्य 111.7 किलोमीटर की दूरी होती है। कहीं कहीं 111 डायरेक्ट ही लिखा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? दोस्तों जीवाणु के द्वारा जो रोग नहीं होता है ये है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो है वायरस से होने वाला रोग है, जबकि निमोनिया, हैजा और ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है। जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक है, इसीलिए जीवाणु का पिता भी कहा जाता है किसे? ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु एक कोशीय जीव है जो विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने के लिए जिम्मेवार है, जैसे हैजा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस इत्यादि। बर्ड फ्लू जो है दोस्तों वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और इस वायरस का नाम है H5N1। निमोनिया फेफड़े में डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से फैलती है। वहीं हैजा रोग जो है विक्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? यहाँ पे फीमेल लिंग हार्मोन की बात हो रही है, तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इंसुलिन और एड्रेनल ये मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल तथा फीमेल दोनों में पाया जाता है। वहीं टेस्टोस्टेरोन जो है ये ओनली मेल में पाया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन पर नर हार्मोन है, जिसे नर सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मादा हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसे लरोउरो हार्मोन भी कहा जाता है तथा उत्तेजना के समय स्रावित होने वाली हार्मोन भी है। शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय के बीटा भाग से होती है। अब देखते हैं इंसुलिन के बारे में। एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर में कोशिकाओं में प्रवेश देता है। इसकी अनुपस्थिति से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाती है। इसके इंजेक्शन के रूप शर्करा की मात्रा घट जाती है। एक तब इंसुलिन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का प्रयोग करने के लिए होती है। यानी इंसुलिन की मात्रा शरीर में घटने से कौन से रोग हो जाते हैं? मधुमेह रोग। इंसुलिन की स्राव कहाँ से होती है शरीर में? अग्नाशय के बीटा भाग से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? यहाँ पे जो ऑप्शन है आबिद हुसैन समिति, अशोक मेहता समिति, चलैया समिति तथा नरसिम्हन समिति। दोस्तों ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से जो संबंधित समिति है ये है नरसिम्हन समिति। अब देखते हैं इन समिति के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर
एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में वित्तीय प्रणाली में सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए 9 सदस्य वाली समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया था। आबिद हुसैन समिति का जो संबंध है ये सिडबी से है, यानी लघु जो उद्योग विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। अशोक मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। वहीं राजा चलैया का संबंध जो है टैक्स के दरों में सुधार से है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धूसर मृदभांडों का प्रमाण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? धूसर मृदभांड में भी कई प्रकार के जो है जो हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले मिले हैं, तो यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। पुरातात्विक स्थल लिखा है यहाँ पे। तो धूसर प्रकार का जिसका मटमैला कलर होता है ये प्राप्त हुआ है गुफकराल कश्मीर से। अब देखते हैं कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी जो है गुफरकाल से ही प्राप्त हुए हैं, जो कश्मीर में है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली जो महाराष्ट्र के से है, वहां से चित्रित काले मृदभांड का जो है प्राप्ति हुई है। ये धूसर मृदभांड की बात थी इस क्वेश्चन में, और काले जो मृदभांड है ये प्राप्त हुए हैं नवदा टोली से जो महाराष्ट्र में है। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से कांस्य से निर्मित महिला की मूर्ति प्राप्त हुई, ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है। तथा एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है दोस्तों ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। वहीं नवपाषाण काल का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है यह है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु गुणक को विकसित किया गया? लॉगरिथम। तो ये है दोस्तों जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन साहब ने गति के प्रमुख 3 नियम दिए हैं। गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक है। वहीं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे। दोस्तों वर्ल्ड ओशियन डे प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, 8 जून को। अब देखते हैं अन्य 3 ऑप्शन का है व्याख्या। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन परत हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, और ये क्वेश्चन जो है 28 दिसंबर को जो एनटीपीसी का एग्जाम है इसमें आ गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, जनांकी डेमोग्राफी। प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। महासागरों की कुल संख्या 5 है, जिसमें सबसे बड़ी प्रशांत महासागर तथा सबसे छोटी आर्कटिक महासागर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व की सबसे अधिक गहराई वाली स्थान मरियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोडाकू जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो कोडाकू जनजाति जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी जनजातियां निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो और प्रमुख अन्य जनजातियां हैं ये है अगरिया, धनवार, कमार, मुंडा, खरिया इत्यादि। भारत में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय वाला राज्य जो है ये एमपी है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। लेचपा जनजाति का संबंध सिक्किम राज्य से है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जारवा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तब वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पे है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनजातीय समुदाय की जनसंख्या भील है तथा दूसरे नंबर पे गोंड है। बहुत सारे बुक में अभी भी गोंड छपा है क्योंकि ये 2011 में जनगणना हुई उससे पहले गोंड 1 नंबर पे था सबसे अधिक जनजातीय समुदाय की जनसंख्या में। अब जो है भील है 1 नंबर पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? राज्यसभा में निर्वाचन होती है और 12 सदस्य का मनोनयन भी होता है। तो निर्वाचन का प्रावधान जो है दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। राज्यसभा में निर्वाचन की जो पद्धति है ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो 12 सदस्य का जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति ये आयरलैंड से लिया गया है, जबकि अन्य का जो निर्वाचन होता है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात राज्यसभा का चुनाव हर दूसरे वर्ष किया जाता है। भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं,
लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, जिसमें लोकसभा लोअर सदन है, राज्यसभा अपर सदन है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से लिया गया है। तथा एक अलग से क्वेश्चन आती है, राज्यसभा कैसी सदन है? तो अस्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द लुमिनियस स्पार्क के लेखक कौन है? तो द लुमिनियस स्पार्क के लेखक हैं प्रसिद्ध भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। अब देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य पुस्तक जैसे विंग्स ऑफ फायर, गाइडिंग सोल इत्यादि प्रमुख है। भारत के रॉकेट मैन के रूप में इसरो के वर्तमान प्रमुख के सिवन को जाना जाता है। इसरो की स्थापना जो है दोस्तों ये 1969 में किया गया तथा इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? दोस्तों फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मापी जो है तापमापी, इसमें सबसे नीचे लिखा रहता है 32 फ़ारेनहाइट और सबसे ऊपर 212 फ़ारेनहाइट। इन दोनों के बीच में अगर आप अंतर निकालेंगे तो 180 फ़ारेनहाइट का होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये जल का जो है हिमांक है, वहीं 212 फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक है। अब यहाँ पे अलग से लिखा भी गया है, 212 फ़ारेनहाइट होती है जल की क्वथनांक और हिमांक जो है 32, माफ कीजिएगा डिग्री नहीं, फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट हिमांक होती है। सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी होती है, वहीं हिमांक 0 डिग्री सी होती है। जल का सबसे अधिक घनत्व जो है दोस्तों 4 डिग्री सी पे होती है। यहाँ पे न्यूनतम आयतन भी होती है। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पे 37 डिग्री तथा केल्विन पैमाने पे 310 केल्विन होता है। अगर आपको सेल्सियस पैमाने से केल्विन पैमाने में चेंज करना है तो आप सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान स्वराज का नारा दिया था? दोस्तों गांधी जी ने किस आंदोलन के द्वारा स्वराज का नारा दिया था? तो ये है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना, ये सब अलग अलग है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा मार्च 1923 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी की प्रमुख घटना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सदिश राशि है? तो आप देख सकते हैं सदिश राशि इनमें द्रव्यमान, आयतन, विद्युत धारा और संवेग में संवेग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य प्रश्न जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं? तो 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। वहीं 1 वाट बराबर कितने होते हैं? तो 746 वाट, मतलब एक शक्ति बराबर कितने? तो 746 वाट के। 1 बार बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर 5 न्यूटन। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान कितना होता है? 252 कैलोरी। ये सब भी एग्जाम में आते रहते हैं। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो ये भी आप देख लीजिए। किसी पिंड में दिशा और परिमाण दोनों विद्यमान हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। वहीं जो है खाली परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। संवेग सदिश राशि का उदाहरण है। अन्य सदिश राशि के उदाहरण में जैसे वेग, विस्थापन, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता इत्यादि। अदिश राशि के उदाहरण हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व इत्यादि। आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? सीबीआई। सीबीआई जो कार्यरत है दोस्तों ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अब देखते हैं कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत और कौन कौन सी संस्थाएं आती है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग भी इन्हीं के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग भी इन्हीं के अंतर्गत है। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लोकपाल इत्यादि, ये सभी जो है कार्मिक विभाग के अंतर्गत ही आती है। अब ये कार्मिक विभाग क्या होती है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। यह भारत सरकार की कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय में कार्मिक विभाग
जो प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंतर्गत आता है। कार्मिक विभाग किसके देखरेख में है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के देखरेख में। और कार्मिक विभाग के अंतर्गत बहुत सारे चीज आते हैं, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लोकपाल इत्यादि फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आधुनिक नाम का वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द में मेल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता? अघन्य, राजा को गोपा, युद्ध को गविष्ठ, वहीं पशुचारण योग्य भूमि को उर्वरा न कह के उसे खिल्ल कहा जाता था। खिल्ल, पशुचारण योग्य जो भूमि हुआ करता था उस समय वैदिक काल में इसे खिल्ल कहते थे। वहीं उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, वहीं पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुगामल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों गुगामल राष्ट्रीय पार्क जो है ये महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं। वास्तविक रूप से गुगामल राष्ट्रीय पार्क मेलघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जिसकी स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, जो महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान में अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख सांभर, भारतीय तेंदुआ इत्यादि। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर तथा सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान है भारत के। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है। वैज्ञानिक नाम के साथ मिलान किया गया है। धान का होरिजोन सैटिवेट, गेहूं का ट्रैटिकम एस्टिवियम, कॉफी का कॉफिया अरेबिका तथा अंगूर का कर दिया है सिट्रस सेनेसिस से। अंगूर का दोस्तों वीटियम होता है, अंगूर का वीटियम होता है, जो यहाँ पे सिट्रस सेंसी मतलब यानी ये ऑरेंज का है, और इसका मिलान गलत कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वीटियस होता है, ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम सिट्रस सेनेंसिस होता है। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। अगला प्रश्न देते हैं दोस्तों, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र जो है इसे कहते हैं डायलेटोमीटर। यह आयतन में आए परिवर्तन को मापने का कार्य करता है। किसी वस्तु की चक्रण गति की मापने का जो यंत्र है इसे टैकोमीटर कहते हैं। क्रोनोमीटर से पानी में जहाजों की सही समय को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। वही अल्टीमीटर से उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन पूर्व में भारत और अफगानिस्तान को अलग कर देती है। यहाँ पर लिखा है पूर्व में, तो ये है लाइन दोस्तों डूरंड रेखा। क्योंकि जब भारत अविभाजित था, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ये रेखा था डूरंड रेखा। वर्तमान में ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, और वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर किस देश में स्थित है। दोस्तों दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है ये श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, और इनकी राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरा तथा कोलंबो सम्मिलित रूप से है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। दोस्तों डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फॉर्म करने का एक यंत्र है, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इनके बारे में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वहीं विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी डायनेमो और विद्युत मोटर एक दूसरे के वाइस वर्सा काम करते हैं, अपोजिट। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में रूपांतरित करते हैं। रेक्टिफायर जो है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में रूपांतरित करते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा बदलती है इन्वर्टर, और जो दिष्ट धारा मतलब सीधे करंट को जो है अल्टरनेटिव करंट में बदलने का काम करता है इन्वर्टर और रेक्टिफायर भी एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। रॉकेट के संचालन में न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
तो ये किया गया है निःशुल्क आपको कानूनी सहायता प्रदान करने का जो प्रावधान है ये किया गया अनुच्छेद 39 के क में, 39 के क में। अब देखते हैं, भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ी लिखित संविधान है। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है जो भाग 4 में उल्लेखित है। नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का विवरण है। वहीं अनुच्छेद 51 में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है जो 1976 में संविधान में अटैच किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, को याद होगा। और अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है जो गोवा में हमेशा ही लगा रहता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम पीएच मान रखता है। यहाँ पे पीएच मान की बात किया गया है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 7 से अगर कम है तो एसिडिक होती है, वहीं 7 से अधिक पीएच किसी भी चीज का हो तो अल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 जो है ये न्यूट्रल है। तो इनमें सबसे कम पीएच मान जो हो जाएगा, सबसे कम पीएच मान जो हो जाएगा ये मूत्र का हो जाएगा। मूत्र का जो है सबसे कम पीएच मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाद बाकी समुद्री जल का 8.4 होता है, वहीं लार का 6.5 और दूध का 6.4 से डिपेंड करता है, 6.8 तक भी होता है। तो यहाँ पे सबसे कम हो गया मानव मूत्र का। अब यहाँ पे पीएच मान की चार्ट आप देख सकते हैं, कुछ मतलब पदार्थ का पीएच मान रखा गया है। समुद्री जल का 8.4 है, रक्त का 7.4 है, लार का 6.5 है, मूत्र का 6 है, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, पीएच मान से रिलेटेड शुद्ध जल का पीएच मान जो है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए ये उदासीन होता है। विद्युत के उदासीन होते हैं शुद्ध जल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम सदा नीरा है? सदा नीरा है। आप ऑप्शन में देख रहे हैं, गंडक है, झेलम है, ब्यास है, सतलज है। दोस्तों गंडक नदी का प्राचीन नाम जो है सदा नीरा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी का प्राचीन नाम बिस्तता है, बिस्तता। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा तथा सतलज नदी का प्राचीन नाम सुतुद्री है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल तिब्बत के समीप मानसरोवर झील है, यहाँ से जो है ये तीनों नदी निकलती है। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो।